तो लास्ट में हमने देखा था कि जो है कि किस तरह से जो है हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था कि जो सोक्रेट थे और एक कंपनी का सीईओ था। तो सोक्रेट काफ़ी सेल्फ मैनेज पर्सन थे और जो कंपनी के सीईओ थे वो सेल्फ मैनेज नहीं थे। तो वो बहुत ही जल्दी जो है अपने एंगर को एक्सप्रेस कर देते हैं और उसकी वजह से जो काम थोड़ा खराब था वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। फिर हमने सीखा था कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसको सीखना कितना ज़्यादा हमें ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। 5 सिचुएशन हमने देखा था कि ये सिचुएशन, वो बहुत सारी सिचुएशन में से हमने कुछ 5 देखी थी कि किस तरह से इन सिचुएशन में हमको सेल्फ मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ मैनेज नहीं होंगे तो फिर हम अपना जो इमोशन है उसको जो है गलत वे में यूज़ कर देंगे और हमारा जो काम है और ख़राब हो सकता है। वर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा था कि किस तरह से बच्चे जो है इमोशन कंट्रोल ना होने की वजह से जो है सुसाइड तक भी कर ले रहे हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है। आज हम उसका सेल्फ मैनेजमेंट कैसे अपने आप को सेल्फ मैनेज करें उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये लास्ट जो स्लाइड थी इसमें चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसके अंदर ये 8 चीजें अगर वो फॉलो करता है तो वो सेल्फ मैनेजमेंट के रास्ते पे है। ओके। तो अब हम जो है दो पर्सन के बारे में, दो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं। एक जिनको हम बोलेंगे प्रोएक्टिव पीपल। प्रोएक्टिव पीपल उनको बोलेंगे जो सेल्फ मैनेज्ड हैं, और दूसरे रिएक्टिव पीपल जो कुछ भी चीजें कर देते हैं विदाउट थिंकिंग। और प्रोएक्टिव फर्स्ट थिंक करता है देन एक्ट करता है। तो मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी चाहूंगा कि डीओटी से, तो मैं कुछ डीओटी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक एक करके पढ़ेंगे। तो अल्फाबेट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन है प्रोएक्टिव का, वो अ, अंशिका माता जी अगर अवेलेबल हैं तो, नहीं तो क्षमा माता जी। ओके, क्षमा माता जी आप पढ़ दीजिए। Proactive people focus their efforts in the circle of influence, work on things they can do something about. ओके, तो ऐसे हम चलेंगे कि फर्स्ट लाइन हम प्रोएक्टिव का पढ़ेंगे, फिर रिएक्टिव का हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या था कि पहले सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, आप में से कोई इन टर्म्स के बारे में कुछ जानते हैं पहले कोई सेशन में? आई होप ये चीज़ नहीं हुआ होगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ पे हम कुछ प्रभाव डाल सकते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। और सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब प्रॉब्लम है लेकिन उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते। वो जो कंसर्न है वो कोई और हैंडल कर रहा है, वो सिचुएशन कोई और हैंडल कर रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे हम एज अ एम्प्लॉय जॉब करते हैं और हमारे ऊपर एक बॉस है ना। बॉस हमारा जब हम कभी असाइनमेंट सही से नहीं टाइम पे या प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर करते हैं तो वो बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो हमको कभी कभी उसके गुस्से से काफ़ी अच्छा नहीं लगता है उस कंपनी में रहना, लेकिन फिर भी जो है हमको जॉब कर रहे हैं तो वहाँ रहना पड़ेगा। तो बॉस हमारा खराब है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बॉस को आप अच्छा नहीं बना सकते, उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन बॉस जो है किस बात पे चिल्लाता है, आप अगर टाइम पे जो है असाइनमेंट नहीं जमा करते, प्रोजेक्ट जमा नहीं करते हैं, तो आपके हाथ में क्या है, प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करना है। आप अपनी स्किल को अच्छा बनाइए, आप टाइम को अच्छे से मैनेज करिए ताकि जो है जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे डिलीवर हो पाए और बॉस जो है आप पे चिल्लाए ना। तो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो हमको हमेशा जो फोकस करना होता है वो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ही फोकस करना होता है। कंसर्न में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं, जो सेल्फ मैनेज होते हैं, वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे ही एफर्ट लगाते हैं, कंसर्न के बारे में वो कुछ नहीं करते हैं उसका। फिर सेकंड है वर्क। प्रोएक्टिव पीपल क्या करते हैं, वर्क ऑन थिंग्स दे कैन डू समथिंग अबाउट। तो वही काम करते हैं जिसमें उनका कोई प्रभाव आता है, जैसे हम मैंने एग्जांपल में देखा। सेकंड, रिएक्टिव पीपल क्या करते हैं, फोकस ऑन वीकनेस ऑफ अदर्स, अदर पीपल, द प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल। तो जैसे कुछ लोग को हमने देखा है ना कि वो बोलते हैं कि अरे
गवर्नमेंट ने ऐसा किया होता तो हम यहाँ होते वहाँ होते, तो वो हमेशा सिचुएशन को, गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, है ना। तो ये रिएक्टिवेबल है। उनको नहीं पता ये एरिया ऑफ कंसर्न में आता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, आप ये मत देखिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, आप देखिए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। फिर अ, यहाँ पे हम दो सिचुएशन, जो रिएक्टिव पीपल कैसे रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिव कैसे करते हैं। तो जैसे हमने बात किया था, जो रिएक्टिव पीपल क्या है, आउटसाइड इन, वो क्या है ना, बाहर चेंज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर बाहर का चेंज हो जाए एनवायरनमेंट, तो मैं शायद जो है मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोएक्टिव होते हैं वो अपने आप में चेंज लाकर बाहर चेंज क्रिएट करते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। फिर क्या रिएक्टिव क्या बोलते हैं, तो इसमें से आप कोई फर्स्ट लाइन पढ़ दीजिए आप में से, जैसे साक्षी माता जी। एक हम रिएक्टिव का Reactive. पढ़ेंगे, एक हम प्रोएक्टिव का पढ़ेंगे। यस। If only I had a boss who was not such a director and डिक्टेटर। proactive. Oh, sorry, dictator. Proactive, I can be more diligent and creative to meet with the needs of my boss. हम्म। तो ये वाला एग्जाम्पल की तो हमने बात कर ली कि, तो रिएक्टिव क्या करेगा कि वो सोचेगा कि मेरे पास इतना खड़ूस बॉस मेरे ना होता तो मैं काम में और अच्छा करता। लेकिन प्रोएक्टिव क्या बोलता है कि मैं ऐसा काम करूं कि बॉस मेरे काम से खुश हो जाए। ओके, सेकंड। If I could just have more time to myself, and proactive, if I can be more planned in spending my time. हम्म। तो रिएक्टिव क्या बोलता है कि हम सभी के जीवन में 24 घंटे ही हैं, हर किसी के लाइफ में 24 घंटे हैं। रिएक्टिव क्या सोच रहा है कि मेरे जीवन में 24 से ज़्यादा घंटे हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन प्रोएक्टिव क्या सोचता है, वो सोचता है जो कुछ भी मुझ मेरा जो टाइम है उसको मैं इस तरह से मैनेज करूं कि मेरे जो सारे टू डू लिस्ट में जितने भी टास्क हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। तो ये प्रोएक्टिव है, तो सोचता है। फिर नेक्स्ट है, इफ ओनली आई हैड मोर More कोऑपरेटिव टीम cooperative मेंबर्स। teams members. I can be more patient and respectful to my team's members to get their cooperation. या, तो अगर रिएक्टिव में अगर एक पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि वो किसी टीम का टीम लीडर है, तो वो ये सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है कि ये जो मेंबर है ये बहुत लेजी है, दूसरा जो मेरा टीम मेंबर है ये बहुत क्रेजी है, तीसरा जो है वो भी किसी का काम का नहीं है, सोता रहता है। तो अगर वो इस तरह से बात करेगा तो कभी भी जो है उसके टीम मेंबर में कॉपरेशन नहीं आ पाएगा, और वो लोगों से काम नहीं करा पाएगा अगर वो फॉल्ट फाइंडिंग करता रहेगा। लेकिन हमको कैसे करना है, प्रोएक्टिव क्या करता है, वो देखता है कि जो भी टीम मेंबर हैं उनके अंदर क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं। जैसे हमने पहले ही बात किया था कि हर कोई पर्सन जो है उसके अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। तो जो टीम लीडर होता है वो उसके यूनिक टैलेंट को पहचानता है और उस पे फोकस करके उसको उसके टैलेंट को बाहर निकालता है। तो अगर जो है लीडर प्रोएक्टिव है तो ही वो ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा। ओके। तो ये जो हमने सिचुएशन देखी, तो इस सिचुएशन से हमको एक आइडिया लग गया होगा कि हमेशा हमको जो प्रोएक्टिव होता है या जो सेल्फ मैनेज होता है वो किस तरह से, उसको कार्य करने का जो ढंग है वो किस तरह से रहता है ना। अब ये चीज अगर उसको अब हम देखेंगे कि ये चीज हमको समझ में आई या नहीं आई, तो उसके लिए हम एक आगे एक्टिविटी करने वाले हैं, है ना। तो आई होप जो है आप सभी को ये जो फॉन्ट है वो विजिबल है, पढ़ मिल रहा होगा ध्यान से, क्योंकि जूम, ये जूम ऐप है ना, इसमें अगर आप स्क्रीन को, जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, तो इसमें भी जूम हो जाता है, तो आप उसको जूम भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये तीन आंसर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ए बी एंड सी, थ्री आंसर है। और ऊपर जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही आंसर इसका होगा एज अ सेल्फ मैनेज पर्सन। ठीक है, तो मैं बस आपसे आंसर ही पूछूंगा। तो फर्स्ट है, देयर इज नथिंग आई कैन डू। तो इसमें क्या सही आंसर हो सकता है ए बी एंड सी में से? आप लोग चैट में भी बता सकते हैं। ओके, ए। ओके, ए। दो आंसर आए हमारे पास, ए। ओके, ए ए।
ठीक है, तो किसी को लग रहा है कि बी या सी में से कोई हो सकता है, ऐसा कोई है? ओके, तो हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं इस चीज़ पे, देर इज नथिंग आई कैन डू। तो हम ऐसे सिचुएशन में है जिसमें हम बोल रहे हैं कि अब ये ऐसी सिचुएशन है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये भगवान भरोसे है। लेकिन इसमें राइट एटीट्यूड क्या होगा, पहले पहले सेकेंड और थर्ड पे बात करते हैं। आई कैन से दैट आई हैव ट्राइड इनफ। तो उसको लगता है कि मैंने सारे उपाय अपना लिए हैं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई पॉइंट तो हमारे पास जीवन में रहता ही है जहाँ पे हम कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आई कैन डू प्रोवाइडेड आई एम एश्योर्ड दैट ही वुडंट इंटरफेयर विथ मी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पासिंग द बग्स, अपनी जो प्रॉब्लम है उसका जिम्मेदार हम किसी और को ठहरा रहे हैं। ये सेल्फ मैनेज पर्सन की निशानी नहीं है। फर्स्ट क्या है, लेट्स लुक एट द अल्टरनेटिव्स। तो इसके जो दूसरे उपाय हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सेकंड है दैट्स जस्ट द वे आई एम, मैं ऐसा ही हूँ। इसमें राइट अप्रोच क्या हो सकती है, राइट आंसर? ओके, ए एंड सी एंड बी। ओके, सी एंड बी और सी। ओके, तो सी वाला देख लेते हैं, दैट जस्ट द वे आई एम, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है आई सेज दैट वी अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर एंड लेट देम बी व्हाट दे आर। तो लोग जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, उनका स्वभाव नहीं चेंज होने वाला। आ, इस बारे में अगर बात हो रही है, तो देखिए क्या होता है कि अगर एक लीडर जो होता है वो हर किसी के जो पर्टिकुलर नेचर होता है, चाहे वो बुरा नेचर हो, तो उस पर फोकस नहीं करता है। वो सोचता है कि लोगों में से जो बेस्ट है वो निकल के आए। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आई कैन चूज अ डिफरेंट अप्रोच, कि मैं कुछ दूसरा तरीका अपनाऊं जिससे सभी के अंदर कॉपरेशन आ जाए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड सही है। देखिए इसमें जो है हाईलाइट भी हो जाएगा जो करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट क्या है, आई एडमिट आई स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बारे में बात हो रही है, तो जनरली क्या होता है कि जब हम एज अ सीनियर पोजीशन पे होते हैं तो हम हमको दूसरे की भावनाओं का भी कद्र करना होता है। ऐसा नहीं कि मन में जो आया हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। हमको देखना होता है इससे सामने वाले की जो भावनाएं हैं वो कहीं ठेस तो नहीं पहुंचेंगी, इसकी वजह से हमको सोच समझ के ही बोलना है ना। तो इसमें हम दूसरा डिफरेंट अप्रोच अपना सकते हैं। थर्ड है ही मेक्स मी सो मैड, वो मुझे पागल बना देता है। सॉरी, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? बी, साक्षी कहने बी। ए, ए। ओके, तो बी के बारे में बात कर लेते हैं कि ही मेक्स मी सो मैड। तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, वो किसी और के साथ जाके काम कर ले। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी जो है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो आपका कलीग है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। वो अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ने आपको एक टीम दे दिया है, तो अगर मैनेजमेंट ने फिक्स कर दिया तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करो ताकि उसके साथ आप तालमेल बिठा पाए। एक और मैं उदाहरण दूंगा, कभी कभी क्या होता है हमारे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। लेकिन क्या हम अपने रिलेटिव को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपना बिहेवियर इस तरह से चेंज करना होता है ताकि उनसे हमारा बहस ना हो, है ना। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी फीलिंग्स कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके, फोर्थ है दे वुडंट अलाउ दैट। सॉरी। ओके, सी।
सी। ओके, सी के अलावा हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है कि दे मे नॉट अलाउ ड्यू टू देयर बायस टूवर्ड्स द अदर डिपार्टमेंट्स। तो वो पक्षपाती हैं, हम क्या है इसमें दूसरों पर आरोप लगाया जा रहा है, तो इसलिए ए वाला करेक्ट नहीं होगा। सेकंड है आई वुड हैव एक्सप्लेन माई पोजिशन बेटर बाई देयर परसेप्शन अबाउट मी, स्टॉप देम फ्रॉम अलाउंग मी। तो क्या है कि आई वुड हैव एक्सप्लेन माई पोजिशन बेटर बट देयर परसेप्शन अबाउट मी स्टॉप देम फ्रॉम अलाउंग। तो क्या है कि वो ये कह रहा है कि जो उनका मेरे प्रति परसेप्शन बन गया है, वो उसकी वजह से जो है मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो है दूसरे को ही ब्लेम किया जा रहा है ना। लेकिन थर्ड क्या है, आई कैन क्रिएट अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो मैं, अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया या फिर कोई कंपनी है वहाँ पे मुझे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो कंपनी वाले बेकार हैं इस वजह से मुझे भगा दिया, वो बायस्ड हैं इस वजह से वो नहीं ले रहे हैं। कि हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि हम प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बनाए कि वो जो है उसको मना ही ना कर पाए, है ना। तो इस वजह से थर्ड जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ है आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू देम। इसका क्या सही आंसर है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू देम, फिफ्थ वाला, मैं उनको नहीं समझा सकता हूँ। बी। बी। हम्म। तो अगेन अब तो हमें सामने आने लगा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप आसानी से आंसर कर पा रहे हैं कि जो सिचुएशन हम दूसरों पे टाल रहे हैं वो सेल्फ मैनेजर की निशानी नहीं है। अगर हम उस सिचुएशन में हम अगर उसमें कुछ प्रभाव डाला तो एरिया ऑफ कंसर्न या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो कोई भी चीज़ें हैं, वो राइट आंसर है इन सभी चीज़ों में। तो इसमें क्या है, आई कैन नॉट बिकॉज आई नो ऑल माई टास्क विल फॉल इन देयर डीफ ईयर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, दूसरों को बहरा बोल रहे हैं, तो ये राइट अप्रोच नहीं है। आई कैन नॉट बिकॉज दे विल सिंपली वेस्ट माई टाइम, है ना, इसमें भी दूसरों का। सेकेंड वन है आई चूज नॉट टू बिकॉज आई प्रेफर टू अनदर रूट। तो दूसरा रास्ता हम अपना सकते हैं। फिर सिक्स्थ वन है आई मस्ट डू दिस वर्क इवन इफ स्काई फॉल्स टू ग्राउंड। सी। बाकी दो ऑप्शन क्या है, आई मस्ट डू दिस वर्क इवन आई स्काई, आई एम सपोज टू डू दिस इफ आई हैड टू मेंटेन माई जॉब विदाउट बीइंग फायर्ड, आई मस्ट डू दिस डिस्पाइट माई डिसलाइक बिकॉज माई बॉस इज। तो आपको जैसे कोई काम दे दिया गया है जो बहुत कठिन है, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या राइट अप्रोच है कि आई प्रिफर टू डू दिस फॉर माई ओन फ्यूचर। तो इसको मैं कर लेता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है, ऑल्दो इसको करने में थोड़ा सा मेरा टाइम एनर्जी जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे, और ये जो सिचुएशन है हो सकता है आपकी लाइफ में कभी आए हों, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में फ्यूचर में कभी आए। तो उसमें जो है हमको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी जो है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात होती है। तो इसमें एक श्लोक है, तो सबसे पहले हम लोग श्लोक रिसाइट करेंगे। तो आप लोग चाहें तो मैं बोलूं और आप लोग पीछे रिपीट करेंगे। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियहितम च यत्, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वानमयम तप उच्यते। वानमयं तप उच्यते। ओके। तो थैंक यू माता जी फॉर रिसाइटिंग। तो कोई भी, थैंक यू। माता जी आप ही अगर ये ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए अगर आप पढ़ना चाहें तो। Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna Dandavat. Translation: austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. यस। Srimad Bhagavad Gita 17.14. Thank you, Prabhuji. यस माता जी। तो यहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के बारे में, कि जो अ, हमारा जो भी हम बोलते हैं उसकी तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उनके बारे में 5 चीजें बात की गई हैं इसमें। क्या है 5 चीजें? पहला है कि जो कुछ भी हम बोलें वो सत्य होना चाहिए, इट शुड बी ट्रुथफुल। और दूसरा है प्लीजिंग, ये हम जो कुछ भी बोले वो मीठा होना चाहिए, है ना। थर्ड है हितकारी होना चाहिए, है ना, दूसरे के भले के लिए होना चाहिए। एंड फोर्थ है कि दूसरों को के क्रोध को क्रोध को लाने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरों को क्षुब्ध करने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और फिफ्थ है कि जो कुछ भी बोले हम वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्रों से बोलना चाहिए, कुछ भी ऐसे ब्लफ नहीं कर देना चाहिए हमें, है ना। ये 5 चीजें हैं। अगर हम इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एनर्जी है वो सेव रहेगी, हम इधर उधर जो है अपनी जो वाणी है उसकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये 5 चीजें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जो सेल्फ मैनेजर होता है वो ध्यान रखता है कि वो जो कुछ भी बोले वो इन 5 फिल्टर से होके जाए, तो जो है वो उसकी जो वाणी है उसमें गंभीरता भी रहेगी। ओके। तो हम देखेंगे कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है, अगर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो सेल्फ कंट्रोल से ही होती है शुरुआत, है ना। हम जैसे हमने देखा था ना इनसाइड आउट, तो अगर हमें बाहर के एनवायरनमेंट को मैनेज करना है तो सबसे पहले अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मैनेज करना होगा। तो इसके लिए क्या चीजें बताई गई हैं, कुछ हम जनरल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे। कि जैसे एक सिंगर होता है, तो सिंगर भी जो है कुछ सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें पालन करता है। जैसे सिंगर जो है वो आइसक्रीम नहीं खाता है, ऑल्दो उसको आइसक्रीम पसंद होगी, लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसका गला, जो गले में कॉर्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो सही से सिंग नहीं कर पाएगा, है ना। सिमिलरली जो जिनको टाइफाइड होता है वो ऑयली चीजें अवॉइड करते हैं, पूड़ी कचौड़ी पराठा ये चीजें नहीं खाते हैं, ताकि जो वो जल्दी से टाइफाइड से रिकवर हो जाए, है ना। थर्ड, हम देखते हैं कि जैसे जो पायलट होते हैं प्लेन उड़ाते हैं, उनको बोला जाता है, एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है पायलट के लिए कि कभी भी जो है वो ड्रिंक नहीं करेंगे, है ना। तो ड्रिंक नहीं करेंगे तभी जो है उनको पायलट वाली पोजीशन दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इवन हम कोई मटेरियल चीजों को भी पाने के लिए जो है अपने अंदर जो है एक सेल्फ रिस्ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो है हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम अपने आप को किसी नियम में बांधना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या बोलती है कि देयर विल बी नो हैप्पीनेस विदाउट सेल्फ रिस्ट्रेन। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको जीवन में सुख की प्राप्ति या खुशी की प्राप्ति नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आनंद की अगर प्राप्ति चाहिए तो हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम कुछ और दैनिक जीवन में एग्जांपल देखें, जैसे हमारे घर में एक जहाँ खाना बनता है वो एलपीजी, तो उसमें रेगुलेट करने के लिए उसमें एक रेगुलेटर दिया होता है। इवन उसमें 2 रेगुलेटर होते हैं, एक नीचे लगा होता है, एक हमारे स्टोव में लगा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो है उसमें गैस जो भरी है उसको ओपन कर देते हैं और अनलिमिटेड गैस उसमें निकलती जाए, है ना। तो उसमें जो है हम रेगुलेटर लगाते हैं, तो रेगुलेटर लगाने से जो है जो उसकी एनर्जी है उसको हम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं। अदरवाइज वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, सेम चीज डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर उसमें रेगुलेशन नहीं होता है। और दूसरा, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पतंग को हम उसमें एक डोरी बंधी होती है। ऐसा नहीं कि पतंग को हम छोड़ देते हैं और डोरी काट देते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ जितना ऊपर तुम्हें जाना है। लेकिन हम उसको डोरी रख देते हैं और उसको खींचते हैं, और इवन ऐसा होता है कि हम जितनी उसकी डोरी खींचते हैं वो उतना ऊपर जाता है। तो इसलिए जो है उसको भी जो है ऊपर जाने के लिए एक कंट्रोल की आवश्यकता है, एक रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता होती है। सिमिलरली अगर हम किसी गार्डन में जाते हैं तो जो ट्रिम्ड गार्डन होते हैं वो हमको ज्यादा पसंद आते हैं, है ना। जो कटे हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि जो है उसमें कहीं से भी कुछ भी खरपतवार निकले हों, वो हमको उतना अच्छे नहीं लगते हैं, ट्रिम्ड गार्डन ज्यादा अच्छे लगते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को, अपने जो इधर उधर के व्यसन थे मूवीज को, है ना, अपने फ्रेंड्स को, सबको थोड़ी दिन के लिए
सब पे रेगुलेशन लगा देते हैं, उनसे मिलना जुलना थोड़ा कम कर देते हैं, है ना, मूवीज इन सब में टाइम देना बंद कर देते हैं, ताकि जो है वो उस एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो हर चीज में हमने देखा कि जब आदमी को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है तो उसके लिए वो रेगुलेट अपने आप को करता है। तो सिमिलरली एक और उदाहरण हम देखेंगे कि जो नदियां होती हैं, है ना, नदी जो जब ऐसे बह रही होती है उसमें बाढ़ आ जाती है, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है। लेकिन अगर हम नदी में एक डैम लगा दें तो देखिए नदी में वैसे भी उसमें दो किनारे होते हैं, दो तट होते हैं जो नदी को रेस्ट्रेन करते हैं, उसको लिमिट करते हैं, साथ में उसके आगे भी एक हम डैम बना देते हैं। तो हम समझ सकते हैं जैसे हमारी लाइफ है, तो हमारी लाइफ में एक माता है, एक पिता है जो दो तरफ से हमको कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ में एक डैम की तरह भगवान भी हैं तीसरे, जो हमको हमारे जो पैशन है उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो इसलिए नहीं होता है कि वो हमें हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमें जो है वो दबा रहे हैं, बल्कि ये सब चीजें इसलिए होती हैं ताकि हमारे अंदर से जो बेस्ट है वो निकल के आए, है ना। कि वही जो फ्लड होता है वो पहले डिस्ट्रक्शन कर रहा था, लेकिन जब उसमें डैम बन जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो माता पिता ने लगाई हैं, जो भगवान ने लगाई हैं, उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे अंदर से बेस्ट निकल के आए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेल्फ मैनेजर बनना है तो पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है सेल्फ कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सेल्फ कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो एक जो है क्या है, सारू सागनेकर हैं, जो एक फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो क्या बताते हैं कि एनीवन हु कैन शेक हिज हेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैन रिड्यूस वेट, है ना। तो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो अपने सर को ऐसे कर लेना है। ऐसे करने का मतलब ये है कि आपके सामने फूड आइटम्स रखे हैं लेकिन आपको खाली उसकी तरफ देखना नहीं है, उल्टा देखना है। तो अगर आप ऐसा सिंपली अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सिंपल होता है लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होता। तो इसमें जो है एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टेस्ट भी किया था, बच्चों पे किया था टेस्ट। तो उनके सामने, जिसको हम लोग मार्स मेलो टेस्ट बोलते हैं, तो हमने आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखे हैं मार्स मेलो टेस्ट का, जिसमें बच्चों को टॉफी दी जाती है और बोला जाता है कि अगर आप एक टॉफी नहीं खाओगे तो थोड़ी देर बाद आपको दूसरी टॉफी मिलेगी। जानते हैं आप लोग इस वाले स्टोरी को? चलो ठीक है। ओके, चैट में। हाँ ओके, शिविका माता जी का नहीं है, हमको पता है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो क्या होता है कि अ, चलिए अगर आप लोग से पूछें कि आप लोग के सामने कोई फूड आइटम है ना, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन आपको इच्छा है उसको खाने की। जनरली जो ठेले पे गोलगप्पे वाले होते हैं कभी कभी हो जाती है इच्छा। तो मान लीजिए ऐसा कोई फूड आइटम है जो खाना नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे समझाएंगे कि आप वो चीज़ ना खाएं? क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे अपने आप को समझाने के लिए? बता सकते हैं म्यूट करके या फिर चैट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको अवॉइड करेंगे। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि ये अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमसे अवॉइड नहीं होता है ना। हम अपने आप को कैसे समझाएं कि ये चीज़ जो है हमारे लिए सही नहीं है? कुछ लोग कह सकते हैं कि हम कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें बताया जाए कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, या कुछ लोग कहेंगे कि हम हम्म। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें इसके बारे में बताया जाए कि ये चीज़ें हमारे लिए बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है ना। लेकिन बिल्कुल हर सही एक कहा। चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब तक हम अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रेन करना नहीं सीखेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका भी यही उद्देश्य है कि लास्ट में हमारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए ताकि हम उस चीज को मना कर पाए, है ना। तो उसके लिए एक उदाहरण ये है कि एसोसिएशन में रहे।
अगर हम अकेले रहेंगे तो शायद हमारा मन हमको बहका ले जाए, लेकिन अगर हम भक्तों के साथ में रहेंगे, या कम से कम एटलीस्ट दूसरा दोस्त हमारे साथ रहेगा, तो अगर हम गलत जाएंगे तो शर्म के मारे जो है हम शायद गलत ना जाएं, या अगर हम गलत जा रहे हैं तो हमारा जो फ्रेंड है वो हमको रोकेगा। तो मार्स मेलो टेस्ट के बारे में बताया था। जैसे मार्स मेलो टेस्ट हुआ था तो उसमें एक बच्चे, 4-5 बच्चों पे ये टेस्ट हुआ था। तो सभी बच्चों को एक कमरे में रखा गया था, और उनकी जो ट्यूटर थी वो उनको एक मार्स मेलो उनके टेबल पे रखती थी। सभी पांचों जितने बच्चे थे सभी के टेबल पे एक मार्स मेलो, टॉफी होती है, बहुत मीठी होती है, तो उसको रखा गया। और बच्चों को बोला गया कि अगर आप जो है आधे घंटे तक वेट करेंगे, इसको नहीं खाएंगे, तो आपको एक और मार्शमैलो मिलेगी, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो आपको केवल एक ही मिलेगी, फिर दूसरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो खा ली, और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाई, वो वेट किए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो बच्चे टीनेज हो गए, तो टीनेज होने के बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल किया था उस टाइम पे, वो बच्चे टीनेज होने के बाद जो बैड हैबिट्स थी, स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, या अपोजिट सेक्स से जो अट्रैक्शन था, है ना, मिंगलिंग जो हो गई, ये सब चीजें जो है वो उनकी लाइफ में नहीं थी। वो ये सब चीजें कंट्रोल कर पाए। तो क्या होता है, जो सेल्फ कंट्रोल होता है इसकी भी प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में जो गलत आदतें हैं उनको आप छोड़ पाएंगे, और सही आदतों को अपना पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है आ, उन बच्चों में देखा गया जब वो टीनेज हुए तो ये हैबिट जो है कंटिन्यू रही, और उसकी वजह से वो बहुत सारी बैड हैबिट से बच पाए, है ना। ओके, तो इसीलिए जो होता है सेल्फ कंट्रोल हमें बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमारी जो सेंसेस है वो हमको अलग अलग दिशा में खींच के ले जाएंगे। तो एक वर्ष आता है एक शास्त्रों में, रूप गोस्वामी ने, उन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें एक वर्स आता है जिसमें बताया जाता है कि ये 6 अर्जेस होती हैं, है ना, 6 वेग होते हैं हमारे शरीर में। अगर इन 6 वेगों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वो पर्सन पूरे संसार का राजा बन सकता है। अब वो क्या है 6 अर्जेस? तो वो श्लोक है, हाँ, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेद वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेद गान यो विषहेति धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वी सशिष्या। तो इसका क्या मतलब है कि ये लिखा हुआ है मतलब कि 6 चीजें जो है हमें वो करनी है, रेगुलेट करनी है। क्या है? अर्ज टू स्पीक, है ना। जैसे क्या अर्ज टू स्पीक, सेकंड है माइंड्स डिमांड, हमारे मन की जो इच्छाएं होती हैं, थर्ड है एंगर, फोर्थ है अर्ज ऑफ टंग, फिफ्थ क्या है बैली, और सिक्स क्या है जेनाइटल्स के अर्जेस, है ना। तो देखिए क्या होता है कि अर्ज टू स्पीक, तो जब कभी भी अ, जैसे हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, हमारा दोस्त आ जाता है, तो हमारे अंदर क्या है ना, उससे चिल्ला के हमने बोलने की अर्ज आती है एक, है ना। तो उसको हमें कंट्रोल करना है। और क्या करना है कि जब कभी भी हम कुछ बोलें तो नॉनसेंस ना बोलें। हमेशा जो कुछ भी बोलें, हम देखें कि अगर साइलेंस से बेटर हमारा बोलना है और इससे किसी का फायदा होगा, तो फिर हमें बोलना चाहिए। और जो कुछ भी बोलें, जैसे हमने पहले देखा था कि वो शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, ये वाणी की तपस्या है, ये अर्ज टू स्पीक को आपको कंट्रोल करेगा, है ना। सेकंड क्या है, माइंड्स डिमांड। तो मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं को सबसे पहले हम देखना है कि क्या गुरु साधु शास्त्र से ये मैच हो रहा है, वो इच्छाएं, क्या हमारे जो सीनियर हैं उनसे जो हमने ट्रेनिंग लिया है उस ट्रेनिंग में ये चीज आती है। अगर हमको कोई कंफ्यूजन है तो हम अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। थर्ड क्या है, एंगर। तो हमको अननेसेसरी गुस्सा नहीं करना है ना। हमको पता होना चाहिए कि गुस्सा का सही यूज क्या है। जैसे हनुमान जी ने अपने एंगर का सही यूज किया था जब लंका उन्होंने जलाई थी। तो वैसे ही अगर हम भगवान के नाम अच्छे से ले रहे हैं, अगर हम चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो हमको अननेसेसरी गुस्सा नहीं है। देखिए आप लोग जब कई महीनों से आप लोग जब कर रहे हैं, इवन कुछ लोग को साल भी हो गए हैं, तो आप कई सालों से, महीनों से जब कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब के पहले
आप कैसे थे, और जब के बाद जो है ये जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आपको आ गया है। जैसे जनरली मेरे का साथ ऐसा हुआ है कि पहले जो एंगर था वो बहुत ज्यादा आता था, लेकिन जब किया है, बहुत सारे डिवोटीज का भी एक्सपीरियंस है कि जब करने के बाद उनका मन शांत हो जाता है और उनको अननेसेसरी एंगर नहीं आता है ना। फोर्थ क्या है, अर्ज टू ऑफ टंग। देखिए टंग के दो कार्य हैं। पहला जो होता है वो बोलना होता है, तो हम सात सम्मत बातें बोलें। दूसरा होता है ईटिंग, तो जो कुछ भी खाएं वो जो है सैंक्टिफाइड फूड होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारी जीवा है उसकी तपस्या है, उसका अर्ज है। फिफ्थ क्या है, अर्ज ऑफ बेली। तो जो हमारा बेली की डिमांड होती है ना कि ये खा लें वो खा लें, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे गैसेस बनते हैं, फिर वो जो है हमारे जो थिंकिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सिक्स है अर्ज ऑफ जेनाइटल्स। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि टंग, बेली और जेनाइटल, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है, टंग से करनी है। तो अगर हमारा टंग कंट्रोल में रहेगा तो हमारी बेली भी कंट्रोल में रहेगी और फिर हमारा जेनाइटल भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है कि तीनों एक लाइन में होते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे गांधी जी के तीन बंदर। तो जनरली क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं देखना चाहिए। तो देखिए ये तो गांधी जी ने बताया था, लेकिन हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं वो ये है कि हमको केवल भगवान के जो विग्रह हैं उनके दर्शन करने हैं, या जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उनके हमें दर्शन करने हैं, इसलिए हम धाम में जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। तो अपने जो आईज हैं उसको हमें सैंक्टिफाइड करना है ना, उसको पवित्र करना है। केवल आंख बंद करना, बुरा नहीं देखना ये सोल्यूशन नहीं है। आपको पॉजिटिव इनपुट भी लेना रहेगा, स्पिरिचुअली चीजों को आप अपने आंखों से देखिए। दूसरा है कि कान, तो कान बंद करना सोल्यूशन नहीं है। कान में जो कुछ भी हम पढ़े वो आ, भगवान से संबंधित होना चाहिए, या ऐसी चीजें होनी होनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे आ, कुछ वल्गर सॉन्ग्स वगैरह ये सब आते हैं ना, तो इसको हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे ये सॉन्ग बज रहा है तो हम वहां से या तो प्रयास करें हट जाएं, या फिर हम अपने मन में जो है हरे कृष्णा कीर्तन गा सकते हैं, उसको अवॉइड, अगर वो वहां से नहीं हट सकते तो ये कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होता है अपनी कहानी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, है ना, वो रिलेट नहीं करता है हमारी लाइफ से, और उसको सुनने से हमें कुछ फायदा है नहीं। तो अगर कुछ इतना बता रहे तो ऐसा बोला जाता है कि या तो हम उनको कह दें कि हमें इससे संबंधित नहीं है तो आप ना बताइए, या फिर हम अपने मन में जो है हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते हैं या हरे कृष्णा जप सकते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि जो है हम अवॉइड भी कर रहे हैं और उनका अवॉइड भी हो जाए, उनकी जो बातें हैं हमारे कान तक ना आए, हमारे हृदय तक ना जाए, है ना। तो इस तरह से हमें कंट्रोल करना है। अब माइंड फ्रेंड है या एनिमी। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी होती है, उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है और उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है। तो ये माइंड भी सिमिलरली वैसा ही है। तो ये माइंड अगर कंट्रोल है तो ये हमको फ्री कर सकता है, और अगर माइंड अनकंट्रोल है तो ये हमको बाइंड कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखें। तो क्या रिजल्ट आते हैं अनकंट्रोल माइंड के? पहला क्या है, टेररिस्ट, लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। सेकंड है, सेकंड पिक्चर जो है ये सुसाइड की है, अनकंट्रोल माइंड की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। थर्ड वन है कि किसी ने इतना अनकंट्रोल्ड उसका टंग हो गया कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव किया, तो उसकी वजह से ये गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नीचे हम देखें ईगल, ईगल रो रहा है। तो ये क्या है, बताता है ट्विन टावर का जो फायर हुआ था, तो उसके बारे में कि बहुत लोग जो है उसमें गए थे, मारे गए थे। और लास्ट पिक्चर है कि अनकंट्रोल माइंड की वजह से डाइवोर्स भी हो जाते हैं, है ना। अब आता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू बिकम एन आइडियल सेल्फ मैनेजर। तो ये तीन चीजें हमको करनी है अगर हमें एक आइडियल सेल्फ मैनेजर बनना है। सबसे पहला है अपने माइंड को कंट्रोल करना, है ना।
सेकंड है अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना और अपने हैबिट में रेगुलेशन लाना। थर्ड है मंत्रा मेडिटेशन करना अपने माइंड को मैनेज करने के लिए। तो इसको हम देखेंगे, क्विकली देख लें। सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, कंट्रोल माइंड। देखिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें करनी है। अब यहाँ पे जो भी टॉपिक है बहुत ही ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे नोट डाउन करने के लिए। तो पहला है कि अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो हमको तीन चीजें कंट्रोल करनी है। अपनी एटीट्यूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो पहला आता है कि हमें एटीट्यूड कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए केवल एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला आप आज की क्लास में एकदम याद कर लीजिएगा कि एटीट्यूड चेंज करने का क्या फॉर्मूला है। तो पहला ये फॉर्मूला है कि आप जो कोई भी चीज करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। आप जो कोई भी चीज करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। आप कभी भी सिचुएशन को और पर्सन को ब्लेम नहीं करेंगे, है ना। ये मंत्र याद कर लीजिए, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर यू डू एंड डोंट ब्लेम द पीपुल और एनवायरमेंट, है ना। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अ, आपका फ्रेंड है कोई और वो आपको कॉल करता है, और कॉल करके आपके बात करते करते 1 घंटा आपके ले लेता है। और फिर कॉल कटने के बाद आपको लगता है कि आपके जो है 1 घंटा चले गए। और तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहला कि ये सोच सकता है पर्सन की जो है ये मेरा दोस्त है और ये इसको कोई काम नहीं रहता, ये मुझे कॉल करता है, इसने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया। दूसरा ये आप सोच सकते हैं एज अ प्रोएक्टिव राइट एटीट्यूड के साथ आप ये सोच सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा जब वो कॉल करेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ लोग बातें करते हैं, एक टॉपिक पे बात करेंगे, फिर उसी से कनेक्टिंग दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, वो पूरा ऐसे वो घूम जाते हैं। और हम जो है आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको कुछ बोलते नहीं है, उनको बोलने देते हैं। तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमको क्या करना है, क्योंकि हमें अपना टाइम भी देखना है, तो हम उनको बीच में बोल सकते हैं कि मुझे एक्चुअली में दूसरा कोई टास्क है तो वो मुझे करना है। तो अगर आप समराइज कर देंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं तो थोड़ा अच्छा होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 घंटा मेरा गया, है ना, अगर आपका 1 घंटा जा रहा है तो उसके पीछे आपका दोस्त नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने जो है उसको मना नहीं किया बीच में पोलाइट तरीके वे से, है ना। तो ये हमको सीखना है। दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कंपनी में जॉब करते हैं और आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, और किसी दिन ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड जो है बहुत लेट उठता है, 8 बजे उठता है, और आपको कंपनी में 9 बजे जाना था। तो 8 बजे उठने के बाद 9 बजे जाते जाते आपको लेट हो जाता है, आप कंपनी में 10 बजे पहुंचते हैं। बॉस आपसे पूछता है कि आप लेट क्यों हो गए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक्चुअली में मेरा दोस्त सो गया था तो उसको देख के मैं भी सो गया था, मैं भी नहीं उठ पाया, इस वजह से कंपनी में लेट हो गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं हुआ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आप अगर लेट हुए तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। ऐसा हो सकता था कि आप फ्रेंड पे ना डिपेंड होके खुद अलार्म सेट करते और खुद जो है जगते और फ्रेंड को भी जगाते, उसका भी ना लेट होता, है ना। एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप क्लिनिक पे जाते हैं और डॉक्टर आपसे कहता है कि अरे आप 4 पैकेट सिगरेट के पीते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एक्चुअली मैं जो मेरा दोस्त था उसने मुझे ये गलत आदत सिखा दी। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो दोस्त था उसने मुझे गलत आदत सिखा दी। आपको ये कहना है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा एक्चुअली जब आपके दोस्त ने आपको ये गलत आदत सिखाई, तो जब आपको पता था ये गलत आदत है तो आपने इसको लिया ही क्यों? तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपका दोस्त आपको गलत आदत सिखा रहा है तो आप उसको मना करें, उस गलत आदत को ना सीखें, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या करना है? एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुछ भी आपके साथ होता है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार। सेकंड है चेंजिंग द थिंकिंग। तो थिंकिंग को चेंज करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में जानें। दूसरा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? तो देखिए ये एक पर्सन है, वो सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसे जाता है। मैं एक पढ़ देता हूँ। क्या बोलता है? दिस हैबिट इज नेक्टर इन द बिगिनिंग बट पॉइजन एट द एंड। हाउ डिड आई गेट इनटू दिस हैबिट? व्हाट कैन आई डू टू रिफ्यूज दिस हैबिट?
है ना। तो ये क्या कर रहा है मेनली, तो जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना। हम सभी लोग सोचते हैं एक हैबिट के बारे में, और वो हैबिट जो बुरी हमको लगती है कि ये हैबिट मेरी एक गलत हैबिट है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही सोचिए कि आपकी वो गलत हैबिट क्या है। आप सोचिए वो गलत हैबिट कैसे जो है वो पड़ गई, और पहले तो आप उसके बारे में अवेयर नहीं थे, बाद में आपको पता चला कि अरे ये गलत हैबिट जो है ये मेरे लिए नुकसानदायक है। फिर आप सोचिए कि इस गलत हैबिट को छोड़ने के लिए मैं क्या क्या स्टेप कर सकता हूँ, ये, और मुझे किसकी हेल्प लेने की जरूरत है इस गलत हैबिट को छोड़ने के लिए। तो ये इस तरह का आप एक रोड मैप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, सेल्फ अवेयर इसको बोलते हैं, कि अपनी ही कमियों के बारे में, मतलब आपको अपनी बॉडी से बाहर निकलना है और आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। अगर आपको आ, अपने आप को सुधारना है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं गधा हूँ। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो कभी भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। तो अगर तो हमने क्या देखा, अगर हमें थिंकिंग चेंज करनी है तो हमको दो चीजें करनी है। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके। अब थर्ड है बिहेवियर चेंज। बिहेवियर क्या होता है कि जो कुछ भी हम अपने बॉडी से करते हैं या स्पीच के थ्रू करते हैं उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। तो बिहेवियर चेंज करने का तीन फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि कुछ हमारे अंदर जो है, पहले क्या होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर बैड क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज में गए तो अपने दोस्तों को देखा, तो वहां से और कुछ मूवीज में देखा, तो वहां से क्या है कि कुछ हमको बैड क्वालिटीज हमने एक्वायर कर ली है। तो हमको पता होना चाहिए क्या इनेट क्वालिटीज हैं कि जो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर होनी चाहिए, और क्या हमने बाहर से एक्वायर कर लिया है। दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर पाना, ये आपको डिस्क्रिमिनेट करना है इन दोनों चीजों में। सेकंड क्या है, डिटर्मिनेशन। अब आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि ये बुरी आदतें हैं, अब आपको जो है उसको दूर करने के लिए अपना विल पावर एक्टिवेट करना है। और विल पावर एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आपने डिसाइड किया कि अब मैं ये पर्टिकुलर, जो हमने सेल्फ अवेयरनेस में प्रैक्टिस किया था, कि हमने ये सोचा था कि ये हमारी बैड हैबिट है, उसको दूर करने के लिए हम इनकी हेल्प लेने वाले हैं, है ना। तो ये आपने ये डिटरमाइन कर लिया, संकल्प कर लिया। थर्ड में क्या है, डिसिप्लिन। आप एक प्रोसेस बनाएंगे कि देखिए अब मेरी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ बैड हैबिट के बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ लोग को बहुत ज़्यादा सोते हैं, ये जो है बहुत कॉमन बैड हैबिट है कि लोग जो है आवश्यकता से ज़्यादा सोते हैं। सेकंड क्या है, फोन एडिक्शन। आज के समय पे फोन जो है हम जितना यूज करना चाहिए उसका 10 गुना यूज कर रहे हैं। थर्ड क्या है कि कुछ लोग अननेसेसरी फोटो लेते हैं, मतलब कोई भी बात हुआ बस फोटो ले लिया उसकी, खाने बैठे फोटो ले लिया, कहीं जा रहे हैं फोटो ले लिया, किचन में खाना बनाने फोटो ले लिया। तो ये भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास, मतलब सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे फोटो ले रहे हैं, उसको सेव कहाँ करेंगे और कहाँ पोस्ट करेंगे। तो मतलब ये भी कभी कभी बैड हैबिट में भी आ जाती है कि हर चीज की हम फोटो ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बैड हैबिट है, तो उसको दूर करने हमने देखा ना कि सुबह हम लेट में जग रहे हैं, तो इसको सुधारना है तो इसको प्रोसेस बनाना पड़ेगा हमको। अपने जो स्लीपिंग है उसको 10 मिनट या आधा घंटा शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम 8 बजे उठते हैं तो 8:30, फिर 7, इस तरह करके उसको डिसिप्लिन वे में करेंगे, तब हमारा जो ओवरऑल बिहेवियर है वो चेंज हो पाएगा, और इसमें टाइम लगता है। ओके। तो बिहेवियर चेंज करने का एक हम 4 स्टेप मेथड देखेंगे। क्या है, जैसे हम लोग साइकिल चलाना पहले सीखते थे, है ना। फिर उसके बाद मान लो हम साइकिल चलाना चला रहे हैं और चलाते चलाते गिर जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम साइकिल नहीं चला पाएंगे। फिर हम अपने फादर को बुलाते हैं, फादर पीछे बैठ जाते हैं, या भाई बड़े भाई हैं वो पीछे बैठ जाते हैं, और वो उनके साथ हम साइकिल चला ले जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम अकेले फिर साइकिल चला ले पाते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पैडल है क्या है। फिर फोर्थ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमको बिना देखे, बिना पैडल देखे, बिना नीचे देखे हम साइकिल चला ले जाते हैं, है ना। तो ये 4 स्टेप मेथड है।
तो पहले क्या कहाँ से स्टार्ट होता है कि हम अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब साइकिल चलाना नहीं आता है, अनकॉन्शियस मतलब हमको आता ही नहीं है किसी भी तरीके से। फिर क्या होता है कि हम उसको सीखने के लिए कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट मतलब सीखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी हमने सीखा नहीं है। थर्ड मतलब थर्ड क्या होगा, कॉन्शियस कॉम्पिटेंट मतलब हमने सीख तो लिया है लेकिन उसके लिए हमको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमको पैडल देखना पड़ रहा है नीचे। और फोर्थ है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट मतलब हमको चलाना आ गया और उसके लिए हमको कोई एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ रहा है। तो यही अप्लाई होता है हमारी गलत आदतों के साथ भी। तो जो गलत आदतें होती हैं वो भी शुरुआत में हमको पता नहीं रहती हैं कि ये गलत आदतें हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है अरे ये तो गलत आदतें हैं, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उस गलत आदत को छोड़ने के लिए एफर्ट लगाते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि जब हम कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं उसको सुधारने के लिए तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम उस गलत आदत से बहुत दूर चले आते हैं। तो फिर उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, है ना। तो हम एक नया अवतार हमारा आ जाएगा अगर हम इस 4 स्टेप मेथड को पालन करेंगे। ओके, सेकंड है वर्क लाइफ बैलेंस एंड रेगुलेशन इन हैबिट्स। तो देखिए चीजें होती हैं, आई PQ IQ EQ एंड SQ, है ना। तो अगर इन ये 4 चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर PQ है तो वो एक अच्छा एनिमल है ना। सेकंड, किसी के अंदर IQ अच्छा है तो वो बहुत जीनियस होगा, उसको क्राफ्टमैन बोल सकते हैं कि मतलब किसी भी चीज को अपनी बुद्धि लगा के बहुत जल्दी कर लेता है। जैसे कोई लोग आपको देख के पेंटिंग बना लेते हैं 5 मिनट में ही, है ना। और कोई जो है प्रॉब्लम को देख के तुरंत कोड लिख लेता है, तो उसका IQ अच्छा है। थर्ड क्या है, तो IQ अच्छा है तो वो एक अच्छा क्राफ्टमैन है। थर्ड क्या है, EQ, किसी का इमोशनल क्वोशेंट अच्छा है तो वो बहुत सारे दोस्त बना सकता है। फोर्थ क्या है, स्पिरिचुअल कोसेंट, जिसका SQ अच्छा है तो वो उसको हम सेंट कहते हैं, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है हमको, तो हमको ये चारों चीजें चाहिए, हमको इन चारों चीजों का समावेश चाहिए, तब हम जाके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। तो PQ को अगर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, सात्विक डाइट लेनी है ना। सात्विक डाइट जिसमें सभी गुडनेस वाली चीजें, दाल चावल रोटी सब्जी ये चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा उसमें मिर्च मसाला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तामसिक राजसिक हो जाती है। और रेगुलेटेड वे में, नमक है तो रेगुलेटेड वे में, हर चीज अगर रेगुलेटेड वे में है तो वो सात्विक फूड आता है। और वो सैंक्टिफाइड तब बन जाता है जब वो भगवान को भोग लग जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सात्विक फूड है पहले उसको प्रिपेयर करें, फिर भगवान को जैसे एक पर्सन को परोसते हैं भगवान को परोसें, और वहाँ पे 5 मिनट रख के उसके बाद अपने पास लाएं, तब वो सैंक्टिफाइड हो जाता है। तो हमको सात्विक फूड लेना चाहिए, सात्विक एंड सैंक्टिफाइड फूड। हाँ, तो खाना कैसे खाना चाहिए, देखिए वो जो सात्विक फूड आप खा रहे हैं अगर आवश्यकता से ज्यादा आप खा लेंगे तो वो तामसिक बन जाएगा। तो इसी वजह से सात्विक फूड को हमको रेगुलेटेड वे में खाना है। कितना खाना है कि जितना भूख है उसका आधा खाना है, आधा पानी के लिए आधा हवा के लिए होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो ऐसे श्रिंक करती है, तो उसको मूवमेंट के लिए जगह होनी चाहिए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं तो जो टॉक्सिन्स वगैरह रहते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। हाँ, सोने के बारे में, देखिए सोना हमने देखा कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शाम को जल्दी सोते हैं। हमने राइम्स भी पढ़ी हुई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो एक्चुअल में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप करके भी देखिएगा। ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि रात में अगर आप 9 से 12 की स्लीप ले रहे हैं जो कि 3 घंटा है, लेकिन वो आपको रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 6 घंटे के बराबर। 3 घंटे की आप नींद लेंगे लेकिन आपको आराम मिलेगा 6 घंटे के बराबर। रात में 12 से 3 के बीच में 3 घंटा है, 3 घंटे के बराबर रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन 3 बजे के बाद जो आप सो रहे हैं उसमें वो जो परसेंटेज है वो 50% हो जाता है, मतलब 3 घंटे की नींद लेंगे फिर भी 1.5 घंटे का आपको आराम मिलेगा। तो इस वजह से बोला गया है कि जो 9 से 12 की जो स्लीप है इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसमें हम सो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आइडियल बात करें तो हमको 9:30 बजे बेड पे चले जाना चाहिए ताकि 10 बजे तक हमें नींद आ जाए। 10 से 4 हमें सोना चाहिए, ये हमारा आइडियल रूटीन होना चाहिए अगर हम एक सात्विक पर्सन बनना चाहते हैं, सेल्फ मैनेज पर्सन बनना चाहते हैं। क्योंकि नींद का भी बहुत रोल है, हम जानते भी हैं जब हम एग्जाम में
रात में जग के जाते हैं तो पेपर में हमको नींद आती है और हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छे से नींद लेके जाइए, है ना। उसके बाद क्या आता है पीक्यू। तो टीवी नहीं देखना है क्योंकि उसमें बहुत सारी काम की चीजें से ज्यादा इधर उधर की चीजें ज्यादा आती हैं। ये चीजें हैं जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करती हैं, इनको हमें नहीं करना है ना, इनसे दूर रहना है। जैसे नॉनवेज, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। ओके। तो रिक्रिएशन मतलब क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि जब दो कोई काम हम कर देते हैं उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो बीच में हम एक रेस्ट लेते हैं, उस रेस्ट के बीच में अगर फोन चला लेते हैं तो फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी इधर उधर की चीजें आ जाती है। तो हमको कैसे रिक्रिएट करना है, किस तरह की बुक पढ़ रहे हैं, किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक हम सुन रहे हैं, किस तरह के फ्रेंड्स हमारे हैं, ये सब एसोसिएशन में आते हैं, है ना। एसोसिएशन मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन हमारे साथ है बस वही संगत है, हम बुक्स की संगत क्या ले रहे हैं, कौन सी मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक, फ्रेंड्स, ये सब भी संगत के अंदर आती हैं। तो इसको भी हमें बहुत ही सोच समझ के रखना है। ओके, लास्ट है मंत्रा मेडिटेशन, इसको हम करके सेशन एंड करेंगे। तो देखिए, हमने जैसे पीछे बात किया था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कि हमको अपने बारे में ही अपना एवोल्यूशन करना है। तो देखिए, जो लोग मंत्र मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे से आ जाती है, डेवलप हो जाती है। वो अपने अंदर की कमियों को जान पाते हैं कि हमारे अंदर ये सब कमियां हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम भक्ति में जुड़े तो हमको पता चला कि अच्छा हमारे अंदर ये सब भी कमियां हैं जिसको हम पहले नॉर्मल समझते थे। तो माइंड मैनेज करने का जो फार्मूला है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है, वो मंत्रा है। मंत्रा मतलब होता है जो हमारे माइंड को फ्री कर देता है। ठीक है, अगर हमारा माइंड फ्री होगा तभी तो हम उसको कहीं इंगेज कर सकते हैं पॉजिटिव चीजों में। तो इसलिए मन को फ्री करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मंत्रा मेडिटेशन बना है। तो देखिए, बहुत सारे जोन्स होते हैं, उन सभी जोन में जो हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो वो हमको अल्फा जोन में ले आता है। अल्फा जोन मतलब ना बहुत एक्सट्रीम ना बहुत लो, बीच का जोन है। इसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है सबसे हाई होती है। ऐसा अभी रिसर्च भी हुआ था कि जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने चैंटिंग किया है और उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो यंगेस्ट डायरेक्टर जो 3 मिलियन की कंपनी है उसके डायरेक्टर हैं और 29 साल की हैं, क्या बोलते हैं, एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगेन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो सब कुछ सही होना स्टार्ट हो गया जब मैंने भगवान का नाम जप करना स्टार्ट किया। बहुत ही फेमस है अल्बर्ट ब्रूस फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उनके लड़के हैं ये, उनके सन हैं ये। और ये जो है मायापुर मंदिर, अगर हम जानते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर बन रहा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। तो उसमें जो 50% डोनेशन है वो प्रभु जी ही दे रहे हैं। तो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट इन माई लाइफ। ट्रमेंडस इम्पैक्ट का मतलब ये है कि देखिए, अब इनको देख, इन्होंने धोती कुर्ता पहन लिया तो इनकी सिंपलिसिटी को देख के हम ये नहीं कह सकते, हमको कोई ऐसा पहले नजर में ये देख के ये नहीं कह सकता ये फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। उनको ये तो लगेगा कि ये कहीं मंदिर में साधु हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम को जप किया तो इनको समझ में आया कि लाइफ जो है इनकी काफी चेंज हुई और सिंपलिसिटी से सिंपल सिंपल लाइफ इन्होंने अडॉप्ट किया और भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाया। ऐसे ही और भी लोगों के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने चैंटिंग करके अपने लाइफ को इजी बनाया। इसलिए बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके। तो हमारा जो सेशन था वो यहाँ एंड होता है। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें किसी भी डिवोटीज को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हमारा जो सेशन है वो 10 मिनट एक्सटेंड हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
ओके, तो आई थिंक सभी डिवोटीज को जो कॉन्सेप्ट था अभी तक हमने 2 सेशन में देखा था सेल्फ मैनेजर का, वो समझ में आ गया है। और ये जो सेशन था ये थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए होंगे जिसको हम लगा होगा कि इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और इस सेशन के जस्ट बाद ही आप उस पॉइंट को अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वो क्लियर कट पॉइंट्स है। और आज हमने उसका सोल्यूशन भी देखा कि किस तरह से हम अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि थिंकिंग, बिहेवियर को अगर हम चेंज करें, 3 चीज़ें थी, थिंकिंग को चेंज करें, बिहेवियर को चेंज करें और एटीट्यूड को चेंज करें। तो इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एटीट्यूड, क्योंकि जो हमारा दृष्टिकोण है वो किस कैसा है। अगर दृष्टिकोण जो है हम ब्लेमिंग दृष्टिकोण है तो फिर कभी भी हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को देखेंगे कि जो कोई भी चीज़ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो ही हम अपने जीवन को सुधार पाएंगे। नहीं तो फिर हम ब्लेम करते रह जाएंगे और सबको उंगली दिखाते रह जाएंगे। जनरली हम देखें किसी को अगर हम उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे और होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यस, ठीक है। ठीक है, किसी डिओडीज को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना, हम सेशन को एंड करते हैं। और ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ आप डिओडीज से कि आप लोग जब डिओडीज कर रहे होंगे साथ में प्रभुपाद जी की जो बुक्स है उसको भी कितने डिओडीज पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें हम हेल्प भी करेंगे। यस, साक्षी माता जी पढ़ रही हैं। तो प्रभुपाद जी की जो किताबें पढ़ने का एक सीक्वेंस है, तो कितने डिवोटीज जानते हैं कि सीक्वेंस